जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमाम और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपकी बहुत का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक़्त डिस्कशन हो रही है यूरोप के अंदर वो हो रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे और फ्रांस में उन्होंने अपना पिनोका रॉकेट सिस्टम जो है वो फ्रांस को बेच रहे हैं। तार साहब ये बड़ी अचंभे की बात है कि ग्लोबल साउथ का मुल्क एक इंडिया जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है, लेता है, जो कि मुसलसल ले रहा है। लेकिन अपनी भी चीज़ें बेच रहा है, ज़रा इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा अभी वो अमेरिका पहुँच रहे हैं तार साहब, ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और तार साहब इस पे भी एक कमेंट कीजिएगा कि आज फ्रांस और में के अंदर मक्सई साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और एमानुएल मैक्रोन जो है वो एक सेमेट्री में गए जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10,000 फौजी की जानें चले गए। बिल्कुल ताट साहब ज़रा इस पे थोड़ा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है। वो वो लोग ज़रूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक़्त में थे आते हैं, जो बिल्कुल आज का पाकिस्तान है, ये सही जो बात बांग्लादेश है। लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है और पाकिस्तान 1947 से पहले का ज़िक्र करना भी नहीं। वो जो ताल्लुक इंडिया और फ्रांस जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ताल्लुक तो बांग्लादेश का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका है। ज़रा इस पे भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस पे आप क्या सोचते हैं? और ये जो मोदी साहब का दौरा है फ्रांस का, इसको भी कंक्लूड करें और ट्रम्प साहब कैसे एंगेज करेंगे तार साहब? चीमा साहब पहले जो सबसे पहले जो दो ऑप्टिक्स या मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो उनकी ट्रिप था जिसको को चेयर किया सबसे बड़ी ये भी बहुत बड़ी बात है कि भारत का हुँ। वज़ीर आज़म जिसने को चेयर किया और फिर उन्होंने कहा कि अगली सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी ह्यूमैनिटी को कोडिंग करेगी चीजें अमेजिंग। फिर वहां उन्होंने स्पीच दी, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी जो कि मोदी साहब अक्सर नहीं देते। हिंदी के अंदर वो अपनी स्पीच दी। दूसरा जो ऑप्टिक्स वहां से नजर आ रहे थे, मैं वो इसी पे बात करना चाहूंगा, बल्कि उसको अटैच करना चाहूंगा जो आपने बात की उस सेमेटरी के अंदर जाके उन्होंने जो वर्ल्ड वार 1 और उसमें अपना हिस्सा जो क्लेम कर रहे हैं हिस्ट्री में या उनके अपनी पार्टिसिपेशन बता रहे हैं यूनाइटेड इंडिया की। उसकी वजह है ऑप्टिक्स। तस्वीर मैंने पहली जो तस्वीर देखी जिसमें मोदी साहब दरमियान में बैठे थे, एक साइड पे मकरान थे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। एक तस्वीर मैंने ये देखी, आप उससे अंदाजा लगाएं उनका को चेयर करना इस समिट को। फिर उसके बाद ये कि दूसरी तस्वीर में बताना चाहूंगा कि हमारे जेडी वाइस बैठे हैं उनके साथ और साथ उषा बैठे हैं उनके साथ। फिर उसके बाद भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काट देखा जाए इस वक्त उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जब इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर। तो फिर भारत का असर रसूख इस इंडस्ट्री के अंदर और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बल्कि मैं समझ रहा, मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता हूं चीमा साहब, इसराइल के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत है। बल्कि मैं समझूंगा कि भारत इसराइल को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन की वजह से, और फिर दूसरा उसकी वजह एपेटाइट टू ग्रो, और फिर एजुकेटेड यूथ जो है मिडिल क्लास, उससे अगले लेवल पे जा रहे हैं। मैं उस पर अर्ज करना चाहूंगा कि मैं कई अल्फाज भूल नहीं पाता। इस वक्त भी जब यहाँ पे नेतन्याहू साहब आए प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने के बाद, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या स्पीच दी, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम आज जो जंग लड़ रहे हैं इसमें तजर्बात कर रहे हैं और जो सिस्टम हम आगे नए बनाएंगे वो हम अमेरिका के साथ शेयर करेंगे। हमें सिर्फ अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। तो वो जो सिस्टम्स के साथ अंदर जिस तरीके से इसराइल चीजें बनाता है, जिस तरह उनका वहां पे हर स्टार्टअप का इस वक्त गढ़ बन चुका है इसराइल। और आपको पता होना चाहिए कि इसराइल के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद भारतीय टेक्नोक्रेट्स की है। टेक्नोक्रेट्स, मैं लेबर की बात नहीं करूंगा, टेक्नोक्रेट्स की। अब उस पे जो इन चीजों के अंदर जाके कोहे, आपने एक बात की ना, कोहेनोर डायमंड है, उसके ऊपर भी क्लेम इंडिया करता है, हालांकि वो भी प्री पार्टीशन आ चुका था।
आप क्लेम भारत यहां से चीजें क्रेडिट भारत लेके जाना चाहता है, आप पाकिस्तान से चोरी करके बाहर भागना चाहते हैं। डिफरेंस आपका इस वक्त 22,000 ब्यूरोक्रेट जो है वो डुअल सिटीजन है। और मैं दूसरी अगली बात बताना चाहूंगा, IMF एक थर्ड पार्टी है, वो आके इस वक्त आपको कह रही है कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 के जो लोग हैं उनके एहसासों की लिस्टें इकट्ठी करें, उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और दूसरा, इस वक्त करप्शन ट्रांसपेरेंसी का जो रिपोर्ट आई है, तो आपका नंबर उसमें 135 है। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं, बल्कि कंपैरिजन की करना एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। आपका कंपैरिजन बनता है सिर्फ अफगानिस्तान के साथ। आर्गुमेंट ये है, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी राइट नाउ इन पाकिस्तान इज PTI। PTI और TTP की बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। एजेंडा एक है, रियासत मदीना है, जिहाद है। वो बांग्लादेश वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनका माजी बहुत जबरदस्त है। आपकी ख्वाहिश है जिहाद हो, हम जिहाद करें, हम मारे जाएं या मर जाएं। हालांकि ये आपके DNA में चीजें मौजूद ही नहीं, खुद फरेबी का शिकार है। मैंने आपको कई दफा कहा है, पाकिस्तान नंबर 1 क्राइसिस एंड इशू इज आइडेंटिटी क्राइसिस। आप गौरी नाम रख के ना, तो आप समझते हैं हम गौरी बन गए। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब गजनवी की मिसाल देकर समझते हैं मैं गजनवी बन चुका हूं, हालांकि आपके DNA में ये नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझे कल किसी ने किया है, उसने कहा आज तक तुमने देखा है कि कोई इस सब कॉन्टिनेंट का बंदा यहां से उठ के गया हो, किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर हमला किया हो या उसको उस पर कब्जा करने की कोशिश की है? आज तक नहीं हिस्ट्री में हुआ। आप सिर्फ फॉरेन इन्वेडर साहब के सामने लेटने की सलाहियत रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीजें नाम, ये जो मैं कई दफा कहता हूं कि सिलिकॉन कर्टन और दूसरी चीजें तो तब आएंगी अगर आप जिन्नात से जान छूटे। आपकी इस वक्त जितनी यूथ है, मैं बड़ी खतरनाक बात है, मैंने कल परसों डीप सीक से पूछा कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें से कई चीजें उसने बड़ी खोल के सामने रखी हैं। उन्होंने बड़े पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिहाज से जवाब दिया, लेकिन सबसे बड़ा जवाब ये दिया है कि आपकी 60% पॉपुलेशन इस वक्त 30 ईयर्स एज है, और मैं गारंटी कर देता हूं उनमें से 90% जो है PTI के सपोर्टर है। PTI का एजेंडा क्या है? तालिबान, अफगानिस्तान, डेस्टिनेशन जिन्नात। जिन्नात तो जिन कौमों के पास जिन हो, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत? मैं शर्मिंदगी होती है कि सारा दिन उर्दू में गालियां लिखती, सारा दिन। चलो चीमा साहब, इसमें दर हकीकत आपका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आपका कंपैरिजन मैंने बता दिया, अफगानिस्तान है, डेस्टिनेशन भी यही है। और वहां पे दुनिया इस वक्त जो था, उन्होंने क्या क्या की चीजें, मैं आर्टिफिशियल इस पे फ्रांस की समिट से उसके बाद दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। एक तो देखने वालों को ये अंदाजा होना चाहिए कि ये तीसरी समिट थी, पहले 2 समिट हो चुकी है। एक यूके में हुई थी, एक साउथ कोरिया में हुई थी, और जो यूके के अंदर हुई थी उसका नाम भी सेफ्टी रिलेटेड था, सेफ्टी के बारे में कहा गया था। और जो सबसे बड़ी बात इसमें से जो निकली है, जो बड़ी एक मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आई एम एन अमेरिकन पाकिस्तानी, JD वांस का जो तकरीर थी मैंने बड़े गौर से सुनी, और उसमें उन्होंने और यूके ने उसकी डिक्लेरेशन साइन करने से इनकार कर दिया। स्पीच ये थी, बिल्कुल वही ट्रम्प फिलॉसफी उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन की, टू मेनी रेगुलेशंस। उन्होंने कहा कि जो आप इतने ज्यादा रेगुलेशंस लगा रहे हैं, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चोक हो जाएगा। उस डिक्लेरेशन के ऊपर साइन जिन्होंने किए हैं, फ्रांस, चाइना और इंडिया ने किए हैं उसके ऊपर साइन। और जो वहां पे चीमा साहब, जो चीजें सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू द वॉशिंगटन पोस्ट, जो 5-4 चीजें उन्होंने कही, उसने कहा कि सबसे ज्यादा जोर उस पर यही था कि यूरोप के कुछ कंट्रीज जो हैं वो पहले ही रेगुलेशंस के ऊपर साइन करके रिग्रेट कर रहे हैं। दूसरी, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मैक्रोन जो है, उन्होंने $112.5 बिलियन
जो है वो फ्रांस का इकोसिस्टम इसी का हिस्सा है, एआई का, उसके लिए उन्होंने $112.5 बिलियन का ऐलान किया है। लोग जो वहाँ पे इस आपकी समिट के अंदर डीप सी के जो चाइना की थी, उसके ऊपर बड़े एक दूसरे के साथ बात करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के बारे में लोग डिस्कस करते रहे हैं कि इसका आगे फ्यूचर के ऊपर क्या होगा, और उसका इन्होंने इजहार भी कर दिया है कि टू मैनी रेगुलेशंस। और दूसरा, जेडी वाइस ने अपनी तकरीर के अंदर फिर वही ऐलान किया कि यूरोपियन यूनियन जो है, ये यूरोप अमेरिकन कॉरपोरेशंस को गलत किस्म के टैक्सेस या केसेस में फंसा के तो पैसे उनसे बिल करता है, एंड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो वही ट्रंप की फिलॉसफी, बीइंग ऑफेंसिव और टुवर्ड्स द वर्ल्ड। तो ये उसका था। मोदी साहब ने वहां पे अपना इम्पैक्ट छोड़ा, उसके बाद अपने सफर पे कल वो लैंड कर चुके हैं अमेरिका के अंदर। मेरा ख्याल आज मुलाकात होगी उनकी। कल मुलाकात हुई किंग ऑफ जॉर्डन के साथ, जिसमें से किंग जॉर्डन जो थे, ही वाज वेरी डिफेंसिव साइड पे थे, बड़े केयरफुल लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। मैं समझता हूँ उनके कैरियर ही बिकेम किंग इन 1999, और मुझे आज पता चला कि ही वाज एजुकेट, यहाँ आने से पहले ही मेट द गवर्नर ऑफ मैसेच्यूसेट्स, द स्टेट ऑफ मैसेच्यूसेट्स, क्योंकि यहीं से उन्होंने हाई स्कूल किया, यहीं से पढ़ के गए हैं एक स्कूल वहाँ अकेडमी से, और उस एकेडमी के साथ काफी अटैच है, बल्कि उसकी एकेडमी की शक्ल का उन्होंने एक स्कूल जो है वो जॉर्डन के अंदर में बनाया। लेकिन कल उन्होंने उनके लिए मैं समझता हूँ अपनी किंगशिप का सबसे मुश्किल तरीन पीरियड होगा कि हाउ टू हैंडल डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप पॉलिसीज इन द फ्यूचर। उन्होंने 2000 बच्चे जो कैंसर से और ये दूसरे इमराज के अंदर जो जख्मी हैं, उन्होंने उनको एक्सेप्ट करके जान छुड़ाई अपनी, कि मैं मिडिल ग्राउंड पे जाके जान छुड़ाऊं, ना उधर का ना इधर का। तो वो उन्होंने किया है। बाल जो है उन्होंने इजिप्ट की तरफ फेंक दिया है कि जी वही उनको रखेंगे, वही करेंगे। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्या है गाजा, वहां जंग होगी अगर तो जंग कौन लड़ेगा, पैसा कौन लगाएगा, इसका मालिक कौन होगा। ये झगड़े वाला प्लाट है, ते ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े बदमाश ने वो ਹੁਣ अपना सारा ਇਹਦੇ ਤੇ प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा अजीब बात मुझे चीमा साहब लगी इसमें, कि रशिया और चाइना जो कि की प्लेयर हैं दुनिया के, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई गाजा के हवाले से कि उनकी क्या सोच है, वो किस पॉलिसी पे, वो कहाँ जाएंगे। तो इस वक्त हालात अगर देखा जाए तो मैं पिछले काफी अरसे से इसको गाजा को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस्लामिक वर्ल्ड को देख रहा हूँ। बड़ी खूबसूरती के साथ वेस्ट ने और इसराइल ने प्लेन जो है वो सारा जो मैदान है, मैदान जंग जो है, उसके सारे खिलाड़ियों को इक्का दुक्का करके सारे उन्होंने आउट कर दिए हैं। ईरान को आउट कर दिया, इराक को आउट कर दिया, लीबिया को आउट कर दिया। इस वक्त सिर्फ टूटी फूटी अगर देखी जाए, हिजबुल्लाह को आउट कर दिया। हमास जो है उसको वो उसका भी बहुत बुरे हालात हैं। सिर्फ एक प्लेयर टूटा फूटा खड़ा है होती से, वो भी। और इस वक्त आप इस्लामिक वर्ल्ड हैज बीन इन क्राइसिस, अब मजीद क्राइसिस में है। और मैं उसमें सिर्फ दो चीजों को कंक्लूड करूंगा, करप्शन, पुअर लीडरशिप, अनएजुकेटेड नेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। तालीम से दूर होना, मैथ से नफरत, अपने गेटोस बना के दूसरी दुनिया से आइसोलेशन में रहना, फिल्में इनकी देखनी, फेक इस्लाम को प्रैक्टिस करना, करप्शन, सख्त करप्शन। यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ से डिग्री ली, साथ एक खातून यहाँ से गोरी ली, उससे 4-5 बच्चे पैदा किए, उसके बाद वो लंदन वापस चले जाती है, ये वहां पे अपनी तोतियां पा के फिरते रहते। ना स्कूल बना सके हैं कोई एक ढंग का जहां इनकी औलादें पढ़ सकें, ना कोई हॉस्पिटल बना सके हैं उस पैसे के साथ जहां अपना इलाज करा सके। बनाया क्या है, बड़े बड़े महल बनाए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं। मेरे साथ अगले दिन किसी ने डिबेट करने की कोशिश की कि यू आर रॉन्ग, तो मैंने कहा नहीं, एयरपोर्ट बड़े बड़े बनाए हैं लेकिन बनाते ब्रिटिश और गोरे हैं, जाके चलाते भी वही। एयरलाइन बना लेते हैं लेकिन चलाते गोरे हैं, खुद चलाने की सलाहियत नहीं। तो मैं, मेरी नजर में फ्लेवर, बिग फ्लेवर, the second biggest religion on the planet, जिसको खुद इन्होंने कारोबार बना के इसको खराब कर रहे हैं मुसलसल। रिलीजन का बहाना बना के मैनिपुलेशन हो रही है मुसलसल। पहले हज और उमरा कारोबार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जब जंगें लड़ते थे तो वहां टैक्स लगा लेते थे जंग अपना हाजियों पे, उमरे वालों पे। अब जब वो चीजें खत्म हो रही हैं मजीद, तो अब दूसरी तरफ उन्होंने बॉलीवुड शुरू कर दिया है। तो दिस इज देयर प्लानिंग। लेकिन ये कि हमारे
आपको पता है इलाकों में मस्जिदें बनाते थे, फिर सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट करते हैं मौलवियों को, ताकि यहाँ पे कारोबार चलता रहे, लोग हज और उम्रे पे जाएँ और उसको यूज़ करते हैं अपने उस हिसाब से। हालाँकि मेरे ख़्याल में मैं इस्लाम को पढ़ने की कोशिश, आई एम नॉट अ स्कॉलर ऑन इस्लाम, लेकिन हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे किसी ने पूछा था कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था इफ योर पेरेंट्स आर अलाइव गो सर्व देम। और दूसरा, अगर आपके पास कर्जे हैं तो आप पाकिस्तान से अगर देखा जाए चीमा साहब, इस वक्त एक भी इंसान को हज और उम्रे पे नहीं जाना चाहिए, पहले अपना कर्जा उठा। तार साहब इंडिविजुअल के मुल्क का दोनों। नहीं तार साहब मुल्क का उनसी मुल्क ते लांदे रवैये ते सान ते 200 साल लग जाना है। लाओ ना, पुछो ना ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਡੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 6-6 ਪ੍ਰਾਡੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 22000 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜੂਨੀਅਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ? तार साहब ਆ ਗਏ आपकी ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ जी? हाँ जी आईएमएफ सुना का है। एजेंडा, आईएमएफ जो इस वक्त आपका जो ढूंढ रही है बैटरियां मार के, मैं इनको कहता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 आ चुकी है, जो आपका बजट भी बनाती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी बनाती है। अब वो कहते हैं हमें हर चीज दिखाओ, हर चीज। सुप्रीम कोर्ट के जज को उन्होंने स्टैंड बाय किया, तो उसने आगे से रिटेलिएट किया। रिटेलिएट से मुराद है कि अफरीदी साहब को जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ये व्हाई यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, भाई दे आर पेइंग फॉर यू, दे आर पेइंग योर सैलरी, दे आर पेइंग योर गाड़ियां लश-पश कहां से आ रही है? डॉलरों से आ रही है, हक बनता है उनका। चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है सिविल सर्विस एक्ट, जो कि 18वीं सदी में ब्रिटिश ने बनाया था, आज ब्रिटिश कंपनी के लोग आ गए उसको चेक करने के लिए। तो चीमा साहब यही होता है जब कौमें जिंदा ना रहें, जब जमीर मर जाए, जब डॉलर और पाउंड की परस्तश की जाए, फिर उसके बाद यही होता है। उसके बाद यही हो रहा है, वो होगा, मजीद होगा, क्योंकि अभी तक मेरे मुर्शद पाक ने अंदर से फरमाया है डोजियर दिया जाए, आईएमएफ को डोजियर दिया जाए। अच्छा, देते हैं डोजियर, आपको फिर उस्मान बुजदार वापस ले आए, फिर उनको कहें कि उस्मान बुजदार ले आए, कट्टे पालें और कुकड़ियां पालें। फिर तार साहब वो तो हो गया। वो मोदी साहब सुना है आपके पास आ गए हैं, क्या मोदी साहब, करना है वो? देखिए दो जरा चीज, मोदी और ट्रंप जरा बताएं। सुना है कि इंडियंस भी परेशान है थोड़े से, क्योंकि ट्रंप जो है वो कोई भी बात कर सकता है, किसी किस्म की भी बात कर सकता है, और पंजाबी कहते हैं किसी से भी सा कट सकता है। चीमा साहब इस वक्त दो चार चीजें जो मैं बता, जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में हैं, जो एक्सपेक्ट की जा रही है मोदी साहब की ट्रिप के हवाले से। एक तो इंडिया का एयर डिफेंस जो है वो कमजोर है, उसके बारे में सारा काफी अरसे से बताया जा रहा है कि उन्हें जहाजों की जरूरत है 5th जनरेशन। ठीक, अब यहाँ पे बड़ी अजीब सी चीजें हो रही हैं, खासकर जब से उन्होंने J-35 चाइना ने बनाया है और उन्होंने साथ लुत्फा छोड़ दिया कि हम पाकिस्तान को भी देंगे, तो वहां पे डिस्कस किया जा रहा है स्क्वाड्रन कितने हैं वहां पे। एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं और कई इस वक्त उनके पास नहीं है। पुराने मिराज और मेघ सारे उनके हालात खराब हैं। अगले दिन भी मध्य प्रदेश में एक जहाज गिरा है, जिसमें ये 2-3 दिन हुए, जिसमें से दोनों पायलट तो बच गए हैं, लेकिन हालात खराब है। उनको फ्लाइंग कॉफिन लोग उनको कहते हैं, तो इसलिए वो अपग्रेड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस हो रहा है जी F-35 मांगे जाएंगे, लेकिन F-35 वो नहीं देंगे, F-10 देंगे। लेकिन देंगे क्या? पहले तेजस के इंजनों का ऑर्डर दिया गया है, वही अभी तक डिलीवरी नहीं। देखिए कागज पेपरों में हम F-35 अभी दे देंगे आपको, जितने मर्जी ले, बनाएगा कौन? ऐसा सवाल है, सप्लाई चेन ही नहीं है। और वो नहीं चीमा साहब, सप्लाई चेन नहीं। अमेरिकन बच्चे जो हैं वो 12 साल ओबामा साहब ने कोशिश करके उनको गांजे पे लगाया मरवाने, वो सारे मरवाना पी रहे हैं। स्कूलों के अंदर सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, स्टेम सब्जेक्ट, गोरा बच्चा, काले तो खैर उनके तो ख्वाहिश ही नहीं ना, उनको तो घर में बिठा के सर वो कहते हैं इनोवेशन में तो आज भी अमेरिका आगे है, तो नहीं, मेरी इनोवेशन में नहीं चीमा साहब, इनोवेशन में आगे नहीं। इनोवेशन में अमेरिका आगे है, लेकिन अमेरिकन आगे नहीं है। अमेरिकन आगे होते तो मुझे ये बताएं, इलान मस्क साउथ अफ्रीका से यहाँ आके क्या करता? सुंदर पिचाई वहीं ना रहता मुंबई के अंदर, तो तारड़ साहब वो मंडेला उधर ही ना रहता।
नहीं, सुंदर पिचाई नहीं, और एलन मस्क सारा कुछ अमेरिका में कर सके हैं ना, हाँ, वहां तो नहीं कुछ कर सके। लेकिन करेंगे ना आगे, कर हैं, डीएनए वही है। चीमा साहब इनके बच्चे ये F-35 बनाने के सलाहियत रखते, तो मुझे ये बताएं ना कि ये आपका कृष्णान को डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों हायर करते हैं यहाँ व्हाइट हाउस में? जो डोज के अंदर जो इलान मस्क है, उसने आकाश को हायर कर लिया चीमा साहब। आकाश, उसमें 6 बंदे थे, 6 में एक आकाश है, 22 साल का बच्चा है। चीमा साहब दर हकीकत मैं ये जरूर कहूंगा, अमेरिका ब्रेन ड्रेन करने का बड़ा एक्सपर्ट है, आज से नहीं कर रहा है, 100 साल से करता रहा है ना ब्रेन ड्रेन। लेकिन आइंस्टाइन भी तो जर्मन था ना, यहूदी था, उसने भी यहां आके सारा कुछ किया। ये मैं वाकई ये मैं बात करता हूं, अमेरिका आ गया, अमेरिकन नहीं है, ये मैं जरूर मानता हूं बात। ये एनवायरमेंट ऐसी है क्रिएट, लेकिन ये डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी। ये कितना अरसा होता रहेगा ये सारा कुछ? अब पिछले दौर के अंदर तो उन्होंने ब्रेकें लगा दी थी, 12 साल के अंदर जो करते रहे, वो तो कहते थे वी डोंट नीड इट। बल्कि 2 में तकरीरें अगर गूगल करके आप देख लें, ओबामा भी कहता था कि चाइना इज गुड फॉर अस, और बाइडेन भी कहता रहा कि चाइना इज गुड फॉर अस। चाइना की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर चुके थे वो, उन्हें पता था वो कैन नॉट कम्पीट। और आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के एजेंडे के ऊपर यही चीज है, शाह का ना है, दुनिया को शाह किया जाए ताकि हम कैचअप कर सकें। पता है उनको डेफिशिएंसीज का। ये तो अपनी पहली टर्म में भी कह चुके थे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि हम इनोवेशन में पीछे रहते जा रहे हैं, हमारे बच्चों को स्टेम सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। लेकिन 12 साल की कोशिश है अमेरिका को इंटरनली तबाह, इंटरनल डिके जो था पिछले 12 साल बड़ी मेहनत से। चीमा साहब आप जरा गूगल करके देखें यूएस एड के अंदर से कौन कौन सी करप्शन निकल रही है। गोटेमाला को मिलियंस ऑफ डॉलर देते रहे वहां बच्चों के जेंडर चेंज करने का सर्जरी के लिए, यहां से टैक्स पेयर्स का पैसा जाता रहा गोटेमाला के अंदर। यहां यूएस एड के परसों की बात देख लें, फीमा ने $59 मिलियन दिया है, फीमा ने दिया है अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। $59 मिलियन होटलों के खर्चे देने के लिए दिया गया है, जबकि अपने जो फ्लड के लोग विक्टिम हैं, अपने हरिकेन के विक्टिम हैं, उनको $700 दे रहे हैं। इनको लग्जरी होटलों में ठहराया जा रहा है जो इलीगल इमिग्रेंट। $59 मिलियन न्यूयॉर्क को उन्होंने दिए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 4 बंदे फायर किए फीमा के। तो चीमा साहब तरह हकीकत इंटरनल डिके इज गोइंग ऑन हाई स्पीड, इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज द लास्ट ट्राई डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लास्ट ट्राई। चीमा साहब कहते हैं कि जब बंदा डूब रहा होता है ना, तो आखिरी दफा बड़ा हाथ पैर मारता है कि शायद बच जाए। मतलब इन्होंने हर चीज को पॉलिटिसाइज तो कर दिया है। अब देखिए जरा सवाल सुनिएगा, जितने बंदे ओबामा ने और बाइडेन ने अब डाटा निकाले हैं, जितने बंदे ओबामा ने बाहर भेजे हैं इलीगल डिपोर्ट लोगों किया को अमेरिका से डिपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने इसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाया। नहीं चीमा साहब, इन्होंने नहीं इन्होंने एक चीज पॉलिटिकल बंदे भावे घट कर लेना। नहीं चीमा मैं साहब, हजार पहले बंदा क्रिएट कर 1000 देंगे। बंदा डिपोर्ट करके साथ 11 मिलियन बुला लिया जाए, 21,000 लोगों को टिकट दे के बुलाया गया, 21,000 लोगों को। हाँ, पोलिटिसाइज किस तरह करता है मैं बताता हूँ, पोलिटिसाइज किस तरह। उनको कहा जाता था कि दे आर पोलिटिकल, दे आर रेफ्यूजीज, पोलिटिकल रेफ्यूजीज, दे आर गे रेफ्यूजीज, दे एलबीजीडी, दे विल बी किल्ड इन द कंट्री। कल लिस्ट छपी किन कंट्रियों के अंदर सजाए मौत दी जाती थी जो गे प्रैक्टिस करता है, लिस्ट छपी। चीमा साहब यूएस एड जो है उसको कंटीजेंट कर दिया जाता था, वहां गे एंड लेस्बियन के को न छेड़ा जाए, इनके हक के अंदर। आपके पाकिस्तान के अंदर हुआ है सारा कुछ, आपकी कई एनजीओ ने पैसे रिसीव किए हैं टू प्रमोट एलजीबीटी कम्युनिटी। जब ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन जाए एलबीजीटी कम्युनिटी, प्रमोशन ऑफ द गे एंड लेस्बियंस, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन जाए, इज इट जस्टिफाइड? इज इट जस्टिफाइड? तो चीमा साहब तर हकीकत 12 साल बड़ी मेहनत की है ओबामा ने इस चीज को खत्म करने के। ओबामा वाज, उन्होंने रिवेंज लेना था व्हाइट रेस से और अमेरिका से। वो कहते थे ऐलान करके, आज भी कहते हैं कि व्हाट अमेरिका, बस अच्छा इसको भी छोड़ दें। मिशेल ओबामा की स्टेटमेंट जरा करें जो पहले दिन व्हाइट हाउस आई थी, उसने कहा आई एम नॉट अ प्राउड अमेरिकन टू बी इन द व्हाइट हाउस। दिस इज ऑन द record, this is on the record. You are African American. You are a grandchild of slaves, and you are sitting on a highest possible position as a first lady of America, and you are giving a statement for the youth in the future. I'm not a proud American. How dare you do that? How dare? That's the lowest possible ability of your character. तो दर हकीकत चीमा साहब ये आखिरी है, और ये पूरा पेनिट्रेट कर चुका है। हमारा अकेडमिया सोशलिस्ट है, हमारे सारे प्रोफेसर स्कूलों के अंदर सोशलिस्ट हैं इस वक्त। बच्चे जो निकल के बाहर अमेरिका के झंडे जला रहे हैं चीमा साहब, उसके पीछे बड़ी मेहनत की गई, और ये आखिरी कोशिश है। और इफ डोनाल्ड ट्रंप फेल, अमेरिका इज ओवर, पीरियड। चीमा साहब, मैं आपके देखने वालों को सिर्फ 2 चीजें कहूंगा। मुझे अगले दिन मेरी नजर से वो एक वीडियो गुजरी है, यूट्यूबर है, उसने वो, ही इज इन ब्रिटिश गाय, ही इज लिविंग इन चाइना,
उसकी बल्कि उसका नाम है लिविंग इन चाइना, उसकी यूट्यूब चैनल का। उसने कंपैरिजन किया है चाइना का बड़ी शॉर्ट वीडियो के अंदर, चाइना वर्सेस यूके वर्सेस अमेरिका। आंखें खोल देने वाली बात, आंखें खोल। ये छुपा के फिर रहा अमेरिकन मीडिया और आपका ब्रिटिश मीडिया, छुपा रहे हैं उनसे अपनी नाकामियां। जरा देखें उनकी, वो भी देखने वाली चीज। हाई स्पीड ट्रेन को ही देख लें सिर्फ उनकी, कितने किलोमीटर माइल वो वहां पे हाई स्पीड ट्रेन भागती है, यहाँ पे कितनी। अमेरिका के अंदर तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है। व्हाई शुड वी, व्हाई शुड वी। ओबामा कहते थे कि टू अमेरिकन को कहते हैं, यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर 400 years, व्हाई यू हैव टू बी नंबर वन ऑल द टाइम, लेट चाइना शाइन, यू जस्ट सिट बैक ऑन अ बैक सीट एंड एंजॉय। दिस वाज हिज स्लोगन। वो तो हर सट गए सो कहंदा बीट दम मारो, दम तो अगर नशा करो छड्डो, सानू केड़ी लोड़ काम करने, बंदे करने काम। तो जिमा साहब दर हकीकत अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हिज पैनिक इसलिए है कि 12 साल का गंद जो है उसको 24 महीने में साफ करना है। पैनिक है, कंफ्यूज है, नर्वस है, उसको कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, किस तरह करना है। अब देखें अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अभी तक तो दुनिया भी कंफ्यूज नर्वस है और अमेरिकन भी कंफ्यूज नर्वस है, क्योंकि कोई क्लियर रोड मैप नहीं है सामने। जिस तरह गाजा की मिसाल ले लें, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। लेकिन जो अभी तक अमेरिकन खासकर ये देख रहे हैं कि उन्होंने पनामा कनाल भी अपनी मर्जी से चीजें मर्जी से निगोशिएट कर ली है, मैक्सिको से भी मर्जी से निगोशिएट कर लिया है, ग्रीनलैंड के साथ भी मर्जी के साथ निगोशिएट कर लिया, वहां पे अपनी आर्मी बेस वो लार्जर करेंगे। बल्कि यूक्रेन के साथ, यूक्रेन को भी डराया तो वो कहते हैं हम आपको मिनरल एग्रीमेंट देने के लिए तैयार हैं, आप आ जाएंगे यहाँ से, मिनरल्स आर योर्स। तो अपने वो मकसद में तो वो कामयाब है सो फार देखा जाए तो। लेकिन ये कि दुनिया किस तरह आती है, चीमा साहब आपके हालत पाकिस्तान के हवाले से खान साहब ने तीसरा खत लिख दिया है और अंदर बैठ के मेरा ख्याल है मुजीबुर रहमान के खत जो है वो एक पहले जो किताब लिखी थी महमूदुर रहमान कमीशन, मेरा ख्याल उसके अंदर से कॉपी कर करके तो वो 6 निकात मुजीबुर रहमान के थे, 6 निकात इन्होंने भेज दिए हैं। जिसका मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ये था जो लोग जो पूछते हैं उनसे कि क्यों आप इतनी तकलीफ फरमा रहे हैं, तो ये क्यों ये कर रहे हैं। और अगर आपने खत लिखना आर्मी चीफ को तो वो तो फिर प्राइवेट लिखा जाता है ना, ये पब्लिक ओपन लेटर लिखना दर हकीकत कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से वेस्टर्न कंट्री से देखने के लिए क्या हो रहा है। एक कंपेन जो चलाई है उन्होंने, मुझे जो जिस चीज से डिसएग्रीमेंट ये है कि मौसूफ ने फरमाया है कि मैं इनको एडवाइस करना चाहूंगा आर्मी को कि आपका और पाकिस्तानी लोगों के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है, मैं उसको ठीक करने के लिए आपको सुजेशंस दे रहा हूं। वाह, बड़ी खूबसूरती से इस बंदों ने बेवकूफ बनाया सारे पाकिस्तान बने पै। मेरा क्वेश्चन है मुर्शद पाक, मैं कह सच्चे बादशाह हो तुसी ने झूठ बोल दे ही नहीं ना। सब तो पहले एक इस कौम को ये बताएं कि मीर जाफर और मीर सादक किसने लकब दिया था आर्मी का। इनको न्यूट्रल जानवर होता है, जानवर किसने लकब दिया था, आपने दिया था। इनको आपने आज भी इस आर्मी जनरल को जिससे आप बात करना चाहते हैं आपके कागजों के हिसाब से वो तो रिटायर हो चुका है। दूसरा ये कि आपके कागजों के अंदर तो ये तो जंगल का बादशाह है, आपके कागजों के अंदर तो ये तो जनरल याहिया है, आपके कागजों के अंदर तो ये जनरल डायर है। तो फिर खत इसको क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं खत इसको? किस खूबसूरती से आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, और लोग ने चले हुए पैर। मैं यहां अमेरिका में कई ऐसे लोगों को देखता हूं, खान साहब का नाम ले रोना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं खुदा ने एक ही बंदा दिया था पाकिस्तान, वो खुदा दा नाम नौजुबिल्ला। दरअसल उनकी मोहब्बत है ना दरअसल। खान साहब मोहब्बत यार को खुदा दा को किरदार देखो उसका यार। दरअसल वो उस्मान आलिम बुजदार का जो लीडर है, नंगे पाँव वो चला जाता सऊदी अरब, जुराबा पा के हाथ में। मैं अगली बारी बिल्कुल नहीं जे पा के जुराबा जानी है, जुराबा पाए मैं जुत्ती भी ला के जा, जुराबा ला के जा, ये समझ दो बड़ा बड़ा काम है, मैं भी करना है। ਇਹ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। मैं अपनी जान ही ना खाऊंगा, बुर्का पा ले। चीमा साहब वो जिन्हें असल में दर हकीकत चीमा साहब ये जो कॉमेडियन इसके थे ना, बच्चे लौंडे लपाड़े इसके, वो कॉमेडियन टाइप है, मसाले उनको मिलते हैं, अब वो इससे कारोबार कर रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं। और डॉलर। गारंटी करता हूँ चीमा साहब, वो अगले दिन फवाद चौधरी रिजार्ड साहब हमारे दोस्त है, आपके भी बड़े बड़ी है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा खान साहब को 100 मिलियन डॉलर का ना आप पाकिस्तानी यूट्यूबरों को फायदा दे बैठे हैं, जो इमरान खान की सारी दिहाड़ इमरान खान की तारीफा कर दे।
सारा दिन इमरान खान की तारीफें कर रहे हैं और पैसे जो है ना वो कमा रहे हैं। तो वो बाकी बात सही है, वो जेल च बह के जो है ना जर्रे लेकिन मुबादला मैं चीमा साहब आज मेरे मार्क माय वर्ड्स, यही लोग इसके गले का फंदा बने। यस बने हुए हैं। बन गए ये, इसके आउट ऑफ इसके कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे। कर इस दो इन्हें, मुर्शिद की धोखा ही देंगे। सजा, इस मुर्शिद की सजा इन लोगों के हाथ में। ये जो कॉमेडियन बने हैं ना इस वक्त, चीमा साहब स्वाद ले रहे हैं, स्वाद। ये टक्कर के लोग जो है ना, ये इसको उड़ा के रख देंगे। टक्कर देख के करके निकलना पे ना सके सारे कहते मैं आखिरी बंदा हूंगा, मर के जाऊंगा, ये मेरा वतन है, मैं मर जाऊंगा। टक्कर के लोग हैं हम, उड़ रोंदे फिर तो एक कोई बंदा अमेरिका का वीजा ला बजे, कोई मेरा उत्थे का वीजा ला बजे। चलो वो मैं तेरा कहंदा सा सारे बाहर बैठे ने खुशबू लगा के कभी पाकिस्तान जान ना, अच्छा जा परफ्यूम ला के ते लग इन्हां पता जाए बहुत जूत पैंदे ने दैट साहब। लेकिन इत्थे बाहर पंजाब पुलिस बड़ी मशहूर है। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ। अच्छा ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਰਮ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਜਲਸੇ में नहीं जा रहे, आप ਓਏ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ हैं पहुंचे। लेकिन चीमा से पता नहीं, दर हकीकत वैसे मैं बड़ा इससे असेस कर गया हूँ, ये आखिरी मैंने देखा है कि इस कौम का कोई हल नहीं जो बिल्कुल। देखिए मैं खान साहब, आपको पता चीमा साहब मैं खुद सपोर्टर था बहुत बड़ा इनका। हाँ जी बड़ा। मेरे 3.5 साल मैंने उस्मान बुजदार की जब ज़हनी सलाहियत देखी ना चीमा साहब, और महमूद खान जो सूबा सरहद का इनका जो महमूद वसीम अकरम प्लस था, जब मैंने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है ना, मैं इतना खुश था जब वजीर आजम हाउस की BMW गाड़ियां ऑक्शन हुई, जब इन्होंने भैंसें बेची, मैं क्या या मेरे मालिक हम पाकिस्तानियों की सुनेंगे। बस उसके बाद जो उमर क्या नाम था इनका, जो वो दूसरा मिनिस्टर था, फिर मैंने जब देखे वो जो लौंडे लपाड़े मिनिस्ट्रियां बनी उनमें, तो जो आज भी हालत वही है, कोई हल नहीं इस बंदे के पास पाकिस्तान में, इकॉनमी का कोई सलूशन नहीं। इस वक्त भी इनके आसपास जितने लोग हैं, अगर दोबारा हुकूमत में आए बिल्कुल वही करेंगे, उससे ज्यादा अबतर करेंगे पाकिस्तान के साथ। लेकिन इस तरह मुल्क चलते नहीं चीमा साहब, इस तरह जिस तरह ये चलाने की इनकी सलाहियत है, इस तरह पान का खोखा नहीं चलता, कंट्री किस तरह चलता है। चलो चीमा साहब, मैं बल्कि ये क्वेश्चन है मेरा इस वक्त, आज बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ फ्यूचर में इस पर सर्वे करूं, इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कौन सा ऐसा पाकिस्तानी लीडर है जो पाकिस्तान को फ्यूचर में कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आगे इसको लेके जाने की सलाहियत रखता है? नेम वन। अफसोस कोई नहीं डॉक्टर साहब, कल्ला मोदी, नरेंद्र मोदी कल्ला हर शायद पंजाबी कहते ने हुंजा फेर गया दिल्ली के अंदर देखेंगे, दिल्ली का इलेक्शन जिस पार्टी का फाउंडर ही अपनी सीट आ गया चीमा साहब, वो तो लेकिन ये कि चीमा साहब बीजेपी डिलीवर कर रही है। 27 साल बाद बीजेपी पावर में आई है दिल्ली में, 27 साल बाद। मैं तो खैर चीमा साहब बीजेपी को, मैं तो खैर इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत, डॉक्टर साहब मैं क्यों कहने लगे ने मैं तो बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चीमा साहब मैं लेकिन मेरे बीजेपी में दोस्त बहुत हैं। हाँ वो तो आपके हैं, अगले दिन भी वो आए हुए थे आपके जो राज्यसभा के दोस्त आपके आए हुए थे अभी, वो क्या नाम सतनाम संधू साहब आए हुए थे, मैं हम उनको मिले भी थे एक दफा उधर। बिल्कुल बीजेपी के बड़े सरकर्दा और बहुत दोस्त हैं बीजेपी के, पूरे अमेरिका के जो हेड हैं, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। भारत के अंदर बड़े दोस्त हैं जो बीजेपी के लेजिस्लेटर और आई नो दैट, और मैं आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। देखिए ना, उनकी पॉलिसी के साथ एग्री करना ना करना एक अलग बात है, बट व्हाट दे हैव डन फॉर इंडिया, दैट्स अमेजिंग। मैं बार-बार कई दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान को मोदी साहब चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए। मकसद ये था नेशनलिस्ट हो। मोदी साहब का कोई फ्यूचर का प्रोग्राम नहीं है कि वहां से भागकर वो लंदन में या फ्रांस में को अपना माल बना रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात मुझे अच्छी लगी, आज भी मोदी जो है ना उधर मकसई के अंदर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट को मिला। मैं आज की तबसरा कर रहा था, मैंने कहा मोदी दुनिया में कहीं चाहता है तो वो एलीट से नहीं मिलता,
कॉमन मैन से मिलता है, मजदूर से मिलता है, वो लीड के साथ वो ना रबिंग शोल्डर्स विद द लीड, उसको पता है कि यार मैं मजदूर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डियास्पोरा से मिलूं, जिससे जिन लोगों ने मुझे एम्पावर किया हुआ है, ना कि मैं आऊं और बड़े बड़े होटल्स में लीड को मिल के चला जाऊं जिन साड़ी वहां साढ़े लीडर कर देने होटल है जी नहीं, ऑप्टिक्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। और मजे की बात साहब, यहाँ पे भी मोदी साहब आ रहे हैं, मैं गारंटी कर रहा हूँ 2-4 चीजें, अपने ट्रेड की बात करेंगे, अपनी करेंसी की बात करेंगे, यूपीआई की बात करेंगे, डायस्पोरा की बात करेंगे, वीजों की बात करेंगे, और यहाँ पे जो जिन लोगों का वो H1B पे आते हैं लोग, उनके ग्रीन कार्डों की बात करेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ हिज एजेंडा। तो ये तभी किया जा सकता है व्हेन यू आर अ नेशनलिस्ट, एंड आई रिस्पेक्ट एवरी पर्सन who's sincere with their nation. I respect every person. I love Putin at the same time because he's sincere with his country. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ताट साहब, देखते हैं कि ट्रम्प साहब और मोदी साहब की मीटिंग कल इस पे दोबारा बात करेंगे कि कल बात हो करेंगे। जाएगी। I'm very optimistic, and I will be studying, watching everything, whatever Modi Saab comes out and whatever he says, and I will listen to his speech at least a couple of times, and will definitely discuss his speech tomorrow. और दूसरा जो ट्रम्प साहब की पुतिन और ज़ेलेंस्की से टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है, उसके भी रिजल्ट्स आने की तैयारियां हैं। जो वर्ल्ड का रिएक्शन होता है कल, we will do हाँ, half and half Modi Saab and half we'll definitely do it tomorrow. इंशाल्लाह। Thank you very much, Sarit. It was always pleasure talking to you. Thank you.